हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम भारत में संसदीय प्रणाली की समीक्षा करेंगे और इसके अंतर्गत जानेंगे कि इस शासन व्यवस्था का हमारे सरकारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, तो इस शासन व्यवस्था के कारण जो हमारी सरकारें होती हैं उसके अंतर्गत जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। फ्रेंड्स, यदि हम इस व्यवस्था को पिरामिड नुमा संरचना के अनुसार समझना चाहें तो इसमें जनता को सबसे टॉप पे रखा जाता है। इसमें शासन का मुख्य उद्देश्य जनता के हितों के लिए कार्य करना होता है। ऐसी सरकारें जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनके आस्था से जुड़े हुए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, यदि सरकारें जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं तो जनता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है सरकार को बदलने का। ओके फ्रेंड्स, यदि हम संसदीय शासन प्रणाली की तुलना यूके, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन देशों से तुलना करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो सरकारों के उत्तरदायित्व के निर्वहन में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, वो कौन से कारण हैं जिसके कारण जो हमारी सरकारें हैं जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं या उनके निर्वहन में कमी होती जा रही है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तीव्र राजनीतिक पतन की। चाहे आम जनता हो चाहे नेता, उनकी नैतिकता में गिरावट हो रही है और उनकी भूमिका में भी गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए कि जिस राज्यसभा में लगभग 40% क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के मेंबर हों और यदि उस लोकसभा या विधानसभा में रेप को लेकर के कोई यदि बिल बनने जा रहा हो तो क्या उस बिल को वो लोग कभी पास होने देंगे जो खुद रेपिस्ट है? फ्रेंड्स, वो अपने पैर पे कभी कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। ओके फ्रेंड्स, और कैसे एक जो आम जनता है उसकी नैतिकता में कैसे गिरावट हो रही है। फ्रेंड्स, यदि किसी लोकसभा या विधानसभा में अगर यदि 2 कैंडिडेट खड़े हुए हों, एक कैंडिडेट जिसके ऊपर धनबल, बाहुबल हो और एक व्यक्ति सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति हो, तो जो हमारी जनता है उस ईमानदार नेता को चुनने के बजाय जो धनबल और बाहुबल युक्त जो नेता है उसको चुनना पसंद कर रही है। यही कारण है कि आज हमारी लोकसभा और विधानसभा में 40% से भी अधिक आपराधिक किस्म के राजनेता मौजूद हैं और जो आम जनता है, जो सीधा साधा ईमानदार व्यक्ति है, वो राजनीति में जाने से डर रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे जन जागरूकता का अभाव। फ्रेंड्स, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की कुल आबादी इस समय लगभग 150 करोड़ है और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि भारत की लगभग 40% जनसंख्या अपने मत का कभी प्रयोग ही नहीं करती है और टोटल पॉपुलेशन की मात्र 60% जो हमारी आबादी है उनके मतों से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। फ्रेंड्स, यदि लोगों के अंदर अपने मत के प्रयोग को लेकर के यदि उनके अंदर जागरूकता होती तो हमारे लोकसभा और विधानसभा में जो कर्मठ, ईमानदार, जो नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों से युक्त लोग हमारी विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते और जनता के हितों के कल्याण के लिए अच्छे कानून बनाते। लेकिन खैर, परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। आज यदि हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई थी कि जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हों तो पार्टी इसका स्पष्टीकरण करे कि आखिर वे कौन से कारण हैं, आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि इन जो धनबल, बाहुबल या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले व्यक्ति हैं उनको आपको टिकट देना पड़ रहा है।
और जनता उनकी अपने कैंडिडेट का खुद क्रिमिनल रिकॉर्ड देखेगी और इस बात का डिसीजन लेगी कि हमें उनको अपना मत देना है कि नहीं। ये सरकार के द्वारा बहुत अच्छा पहल है, सरकार की इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जन भागीदारी का अभाव। जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो राजनीति से काफ़ी दूर जा रही है। उनसे बात करने पर पता चलता है कि उनका राजनीति के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो राजनीति से घृणा करते हैं। वो अक्सर उनको सुनने देखने में आ जाता है कि वो कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। फ्रेंड्स, आप जिस व्यवस्था में रह रहे हो, जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप रह रहे हो, आप उससे नफरत कैसे कर सकते हो? यदि ऐसे ही सारे लोग नफरत करने लगे तो यदि आज 40% अपराधी किस्म के लोग हैं तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारी लोकसभा और राज्यसभा में 100% क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले कैंडिडेट हमारे ऊपर शासन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, सोचो आपका उस समय क्या हाल होगा जब लोकसभा और राज्यसभा में सब के सब कैंडिडेट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के पहुंच जाएंगे। फ्रेंड्स, इसलिए आपको अपने मत की ताकत को जानना और समझना होगा और अपने जो संसदीय व्यवस्था में एक आम नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं उसको अपने उत्तरदायित्वों का कैसे निर्वहन करना है, आपको इस बात को समझना होगा। दोस्त, हम बात करते हैं बोरा रिपोर्ट की। फ्रेंड्स, यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप इस बोरा रिपोर्ट को आप समझने के लिए उन यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कि कैसे राजनेता और अधिकारी और अपराधियों के भ्रष्ट गठजोड़ से एक पैरेलल सत्ता चल रही है। यानी कि जो सरकार है वो तो है, लेकिन सरकार के समानांतर एक सत्ता चल रही है। फ्रेंड्स, आज की इस शासन व्यवस्था में यदि आप किसी राजनेता या किसी अधिकारी के ऊपर यदि उंगली उठाते हैं तो स्वयं आप अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग वही तो हैं जिनसे आप शिकायत करने जा रहे हैं। आप शिकायत करेंगे किससे? फ्रेंड्स, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि मेरे ही ब्लॉक की बात है कि एक 18-19 साल का एक नवयुवक था जिसको ठेकेदार द्वारा, जो सरकार द्वारा निर्धारित जो यूनिट है उससे 1 किलो यूनिट राशन उसको कम मिल रहा था। फ्रेंड्स, उसने ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करी और फ्रेंड्स उसको न्याय तो नहीं मिला। उसके हाथ पांव ठेकेदार के गुर्गों द्वारा तोड़ दिया गया और उसके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा गंभीर धाराओं में उसके ऊपर FIR भी हो गया। तो फ्रेंड्स, इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक राजनेताओं, अधिकारियों और अपराधियों का भ्रष्ट गठजोड़ कैसे काम कर रहा है। फ्रेंड्स, इस शासन व्यवस्था में एक आम आदमी, भले ही उसको कहने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट मिला हुआ हो, लेकिन वो डरा सहमा हुआ है। ये इस व्यवस्था में जो आम आदमी है वो कुछ बोल नहीं पा रहा। आखिर आप शिकायत करने किससे जाएंगे? आप जिससे शिकायत करने जा रहे हैं वो भी उसी शासन तंत्र का एक अंग है, तो फिर वो अपने ही लोगों पे कार्रवाई क्यों करेगा? आखिर जो उसको धन की प्राप्ति हो रही है, आखिर उन्हीं लोगों से तो हो रही है, फिर वो आपकी बात को सुनने क्यों जाएगा? फ्रेंड्स, ये बहुत ही गंभीर और सोचने का विषय है। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारी शासन व्यवस्था में बहुत ही ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। फ्रेंड्स,
एक ज़माने में राजीव गांधी का स्टेटमेंट था कि दिल्ली से अगर 1 रुपया जब चलता है तो उसको गांव तक, आम जनता तक पहुंचते पहुंचते 75% जो पैसा होता है वो भ्रष्ट अधिकारियों के भेंट चढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम भारतीय संसदीय प्रणाली के निष्कर्ष की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपने जाना कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं रही है, और जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है वो अन्य देशों की तुलना में भी सफल नहीं रही है। उसके कुछ कारण हमने आपको बताए हैं। फ्रेंड्स, इसमें आखिर ऐसे क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने कुछ सुझावों का जिक्र किया है कि इसमें कुछ कठोर राजनीतिक सुधार के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था का सुधारा जा सकता है। इसमें नैतिक संहिता और आचरण संहिता का निर्माण हो, और जो रिकमेंडेशन लागू किया गया था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसको लागू किया जाए, और राजनीतिक दृष्टि से आंतरिक लोकतंत्र का विकास हो हर पार्टियों के अंदर। फ्रेंड्स, ये कुछ सुझाव थे। और फ्रेंड्स, यदि हम निर्वाचन सुधार की मांग करें, निर्वाचन आयोग में भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, जिससे जो अपराधी और अपराधी किस्म के लोग हैं उनका चुनाव लड़ना उनका बैन कर दिया जाए, जिनके ऊपर गंभीर मामलों में आपराधिक मामले दर्ज हों। फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी बात, आप जन जागरूकता का विकास। यदि आम लोगों को जागरूक किया जाए जिससे एक सभ्य समाज का विकास हो, और एक सभ्य समाज उन धनबलियों, बाहुबलियों और अपराधियों को लोकसभा और राज्यसभा में भेजने के बजाय एक कर्तव्यनिष्ठ, उच्च नैतिक मूल्यों और चरित्रों से युक्त किसी व्यक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में भेजे, तो इसमें काफ़ी कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने जनता की यदि हम लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में जनता की यदि सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका निभाए सरकार के सभी स्तर से, तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। फ्रेंड्स, और भ्रष्टाचार में अपराधियों और राजनेताओं और अधिकारियों के भ्रष्ट गठजोड़ को तोड़ने के लिए सरकारें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत कठोर से कठोर कानून लेकर के आएँ, जैसे चाइना और अमेरिका में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को फांसी तक की सज़ा है। फ्रेंड्स, और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है, दल बदल का समापन। कुछ राजनेता अपने कुटिल, कुत्सित, संकीर्ण, क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अपना पाला इधर से उधर बदलते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दल बदल का जो ये खेल चल रहा है, फ्रेंड्स, इसको कानून के माध्यम से इसको समाप्त किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर में भारत में संसदीय प्रणाली की समीक्षा, निष्कर्ष और उसमें क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं, इसकी हमने चर्चा करी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपने सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।